हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे BCH CT 137 का बेटा जून 25 वाला पेपर। और उसका इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 1 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस वीडियो से पहले दिसंबर 25 वाला पेपर बेटा पहले ही चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ दीज इज कलर्ड एंड बाय। इनमें से कौन सा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन या जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन जो है वो कलर्ड होगा। तो बेटा इस टॉपिक को करने के लिए ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो मैक्सिमम हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो उसके बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। उसके अलावा उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। उससे हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो कलर्ड, नॉन कलर्ड, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर 2, मतलब कि कॉपर +2 स्टेट में। कॉपर का एटॉमिक नंबर बेटा नॉर्मली होता है 29। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, आर्गन, आर्गन तक 18 होता है। उसके बाद 4s2 एंड 3d9, ठीक है। लेकिन अगर कॉपर +2 स्टेट में है मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो 4s2 से होंगे। तो यहाँ पे बनेगा आर्गन और 3d9। अब 3d9 डी के अंदर बेटा जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 5 सब शेल्स है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फेल हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसका मतलब यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मतलब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मतलब ये डी ट्रांजिशन कर सकता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कलर एग्जिबिट करेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर हम आ जाते हैं जिंक पे, अगर हम बात करते हैं जिंक की, तो जिंक होता है बेटा जो फर्स्ट 3D सीरीज होती है उसका लास्ट एलिमेंट, दैट मीन जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन, आर्गन तक 18 होता है। उसके बाद 4s2 हो गए 20। नेक्स्ट आगे बेटा 3d10, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ये हुआ, लेकिन जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है तो मतलब जिंक भी बेटा कौन सी स्टेट में, +2 स्टेट में। दैट मीन जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से लूज होंगे, 4s ऑर्बिटल से। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, Ar3d10। लेकिन d ऑर्बिटल अभी भी कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर कंप्लीटली फिल्ड है मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हमारे क्वेश्चन पे एक्वस सोल्यूशन इसमें से किसका, कॉपर सल्फेट का या जिंक सल्फेट का, किसका कलर्ड होगा, तो किसका कलर्ड होगा बेटा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कलर्ड होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिंक सल्फेट क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। कॉपर सल्फेट CO2+ आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉन्फिगरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी क्या होगी, अगर उसने 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पे बना Ar3d9। बिकॉज इट हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड 3D सबशेल, तो इसकी वजह से वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। और वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये डी ट्रांजिशन करेगा। जब लाइट पास करेगी सोल्यूशन में से तो इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और जंप करेंगे फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू नजर आएगा। वेरा जिंक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पे कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा, लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी और ये सोल्यूशन क्या होगा, कलरलेस। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स डिफिकल्ट एंड व्हिच मेथड इज यूज्ड। लैंथेनॉइड्स को अगर हमने सेपरेट करना हो तो उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं या क्यों इजीली सेपरेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए बेटा मेन एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है लैंथेनॉइड से रिलेटेड, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब होता क्या है, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में साइज डिक्रीज होता है, जैसे 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 हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होगा। आयनिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो मतलब कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज के साथ साथ जो साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होने की वजह से इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ दिस ऑल द लैंथेनॉइड पोजेस वेरी सिमिलर आयनिक साइज एंड एग्जिबिट नियरली आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो तकरीबन सारे ही जो आयन्स है उनका साइज ऑलमोस्ट सेम है और उनकी प्रॉपर्टीज भी तकरीबन तकरीबन सेम है। दे जनरली को एग्जिस्ट इन नेचर विद द सेम मिनरल्स एंड देयर केमिकल रिएक्टिविटी बिहेव सो सिमिलरली that separating them by standard chemical precipitation या fractional crystallization is very difficult। तो बेसिकली लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका आयनिक साइज सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर हमारे पास कोई मिनरल आया तो मिनरल के अंदर एक से ज़्यादा लैंथेनॉइड प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सेपरेट करने के लिए जो बेस्ट मेथड यूज होता है वो होता है बेटा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए तो उसमें हमें बताना among of the two species
COF6 3- and CONH3 6 3+, which will be inner orbital and which will be outer orbital. इसमें से कौन सा बेटा इनर ऑर्बिटल होगा और कौन सा आउटर ऑर्बिटल होगा? तो इसके लिए आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये जो क्वेश्चन होता है वो आंसर होगा किससे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से प्लस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अगर हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है और हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हम इसके सोल्यूशन पे आए तो सबसे पहले तो बेटा हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है COF6 में कोबाल्ट की, तो निकालते कैसे? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X ले लेते हैं। F की बेटा, F की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो अगर यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -6। और ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दी हुई है इस कंपाउंड के ऊपर तो वो दी हुई है -3। तो X -6 किसके इक्वल हो गया? -3 के। इसको शिफ्ट करोगे, X की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? +3। इसका मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। उसी तरह हम अगर दूसरे वाले कंपाउंड में भी निकालें CONH3 वाले में, तो उसमें बेटा इसको हमने ले लिया X। NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, दैट मीन्स X + 0, सॉरी X + 0 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है? +3। तो मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है? +3, ठीक है। तो मतलब दोनों ही मॉलिक्यूल्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो हम सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 27। तो कॉन्फ़िगरेशन हुई Ar4s2 और 3d7, ठीक है। अब अगर हमारे पास है कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा 4s ऑर्बिटल से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से। तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी आर्गन, यहाँ पे आ जाएगा 3d6, ठीक है। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कोबाल्ट +3 का स्ट्रक्चर कितना हो गया? 4s ऑर्बिटल वेकेंट है, 4p 4d वेकेंट है, 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? 6f, अगर 6f हमें प्लेस करने हैं तो बेटा यहाँ पे f नहीं आ सकते क्योंकि ये ऑर्बिटल्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो 6 एलिमेंट्स के लिए हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के ऑर्बिटल हो गए और 2 d के ऑर्बिटल हो गए। तो मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई वो क्या हो गई? sp3d2, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई और क्योंकि ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुए, ये बाहर वाले ऑर्बिटल्स में आए हैं, इसीलिए क्या है? ये आउटर शेल, ठीक है। तो अगर आप COF6 का देखो तो वहाँ पे फ्लोराइड जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड के लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी जरूरी है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो बेटा वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। पेयरिंग नहीं करवाएगा का मतलब है, हमने देखा था कि कोबाल्ट का जो d ऑर्बिटल था वो ऐसे था 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा सॉरी, और यहाँ पे था 6, ठीक है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके इधर ले आता, ठीक है। तो उस केस में वो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो भी लिगेंड आ रहा है उसके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा सकता है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड जो होता है वो पेयरिंग नहीं करवा सकता। तो इसके लिए कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है, उसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। तो फ्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करवा सकता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 5d ऑर्बिटल्स के अंदर तो 4 अनपेयर्ड है तो d के अंदर तो नहीं आ सका। तो बेसिकली s p और d के अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। इसीलिए क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और अगर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए तो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते तो हो जाता है बेटा वो डायमैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा हमारा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमने CONH3 6 को अरेंज करना है। अब यहाँ पे भी बेटा जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 थी। मतलब कि नॉर्मली कोबाल्ट क्या होता है? 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये +3 में आएगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d से। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हमारे पास बचे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब यहाँ पे जो लिगेंड आना है वो क्या है? अमाइन। अमाइन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए। अब ये जो 6NH3 मॉलिक्यूल्स आने हैं, क्योंकि 6 लिगेंड्स आने हैं, तो वो कहाँ पे आएंगे? 2 आएंगे यहाँ पे, 1 यहाँ और नेक्स्ट 3 में। तो इसीलिए ये हो गया D2S और P3, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये हो गई। और क्योंकि यहाँ पे अंदर वाला ऑर्बिटल फेल हुआ है इसीलिए ये क्या है? इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स,
तो नेचर ऑफ लिगेंड की बात करें तो NH3 जो है या अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करके उनकी पेयरिंग करवा देगा, जिसकी वजह से दो 3D जो इनर ऑर्बिटल्स है वो बच जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन हमने देख ली, D2sp3 है। क्लासिफिकेशन क्या होगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट आ जाता है, बता विच ऑफ द टू आयन्स Fe2+ या Cr2+, मतलब कि आयरन पे अगर +2 का चार्ज हो या क्रोमियम पे +2 का चार्ज हो तो दोनों में से कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा। जबकि आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखाया हुआ है कि Fe3 ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, चेंज हो गया Fe2 में, और यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव 0.77। क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, वो बन गया Cr2+। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.41। बेटा एक चीज तो बहुत सिंपल सी है, यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर मैं 0.77 और -0.41 की बात करूँ तो ऑब्वियसली 0.77 पॉजिटिव वैल्यू है, तो 0.77 इज ग्रेटर देन -0.41। बट क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो उन्होंने बोला कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं तो हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दी होती तो हम इन स्टेट्स को बना के देखते कि कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल बन रही है, पार्शियली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड कौन सी बन रही है। ठीक है, सो Cr2+ इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिवर्स होता है रिडक्शन का, तो एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे दिया 0.77 तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -0.77। अगर उन्होंने हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया -0.44 तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो गया, +0.44। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा केपेबल है ऑक्सीडेशन करने के। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। हमें उसका फॉर्मूला लिखना है और फिर उसके बाद उसके ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स बतानी है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में नियरली 5 मार्क्स के नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन बनते हैं। आपको फॉर्मूला का नाम दे देंगे, आपको फॉर्मूला लिखना है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको फॉर्मूला दे देंगे और आपको उसका नाम लिखना है। तो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है बेटा डाइक्लोरिडो बिस 1,2 डायमीनो इथेन कोबाल्ट आयन। इसका मतलब जो हमारा सेंट्रल एटम है वो क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ डाइक्लोरो, डाइक्लोरो मतलब दो क्लोरो है, उसके अलावा 1,2 डायमीनो इथेन, ये बेटा एक ही मॉलिक्यूल होता है जिसको हम सिंपली EN से डिनोट कर देते हैं। और ये बिस मतलब ये कितने हैं, दो है। इसका मतलब EN कितने हैं, दो, क्लोरीन भी कितने हैं, दो, और सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लोराइड आयन होता है वो यूनिडेंटेट होता है, मतलब वो ये एक ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो डायमीनो इथेन होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट का मतलब है कि बेटा ये जो EN है ये दो बॉन्ड बना के ज्वाइन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने, क्योंकि उन्होंने बोला फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला क्या हो गया, कोबाल्ट Cl2 En2, और ओवरऑल चार्ज इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सबसे पहले ये समझते हैं पॉजिटिव चार्ज क्यों है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, बेटा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन दी हुई है +3, मतलब कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन है, 3। क्लोराइड की -1 होती है, तो दो क्लोराइड है तो कितनी हो गई, -2। डायमीनोइथेन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है तो +0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, 1, मतलब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, +1। अब अगर हम इसके अरेंजमेंट देखें, सेंट्रल में क्या है, कोबाल्ट, दो क्लोराइड यहाँ पे अटैच है, और जो डायमीनोइथेन है वो दो बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तो एक ये रहा और दूसरा ये। ठीक है, ये इस तरीके से भी बन सकता है, या फिर राइट साइड की तरफ भी बन सकता है, या फिर लेफ्ट साइड की तरफ भी। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले बेटर होता है कि अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख ले। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेटा ये है सेंट्रल एटम कोबाल्ट, दो क्लोराइड से लिंक होगा। ये भी हो सकता है कि दोनों क्लोराइड एक ही तरफ हो, या ये भी हो सकता है कि क्लोराइड जो है वो डायगोनली ऑपोजिट हो। ठीक है, तो अगर क्लोराइड एक ही तरफ है तो वो हो जाता है सिस फॉर्म, और अगर डायगोनली अकर कर रही है, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो होता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये है ट्रांस और ये है सिस। तो ट्रांस के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते, क्योंकि इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पूरा सिर्फ मिरर इमेज बन रही है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। वेराज जो सिस फॉर्म है उसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं डेक्स्ट्रॉइड मतलब कि राइट हैंडेड, या लीवो मतलब कि
लेफ्ट हैंडेड। तो यही उसका थ्योरी पार्ट है, बट ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर अच्छे से रिटन में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो बनाने के लिए आता है, वहाँ पे थ्योरी काम नहीं करेगी। ट्रांस में दोनों क्लोराइड जो होते हैं वो डायरेक्टली ऑपोजिट होते हैं। सिस में दोनों क्लोरिडो जो होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं टू ईच अदर। ट्रांस isomer has a plane of symmetry which makes it mirror image super imposable, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि उसकी मिरर इमेज क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। सिस की जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकते हैं और लीवो रोटेटरी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आईपेक नेम लिखो। एज आई सेड कि नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से सबसे पहले बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ही हम ये डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। तो उस बेसिस पे यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाला केटायन का नाम लिखा, दैट इज मर्क्यूरी। टेट्रा क्योंकि 4 है। एनसीएस को बोलेंगे बेटा टेट्रा थायोसाइनेटो। एन कोबाल्टेट। एन क्यों, क्योंकि ये जो कोबाल्ट है वो एन साइड से लिंक है, ठीक है। ये एन सी एस भी हो सकता है और कभी कभी एस सी एन भी हो सकता है, क्योंकि ये एन से लिंक्ड है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एन कोबाल्टेट। और अगर हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन फेयर होता है ये एक अनायनिक पार्ट होता है, तो हम सिंपली कोबाल्ट ना लिख के कोबाल्टेट लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है पीटी NH3 4 टाइम्स है, फिर ब्रोमीन है, क्लोरीन है और SO4 है, ठीक है। तो अब ये जो पूरा हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर हमारा पॉजिटिव चार्ज ही कर रहे हैं, तो हम प्लैटिनम को नॉर्मली प्लैटिनम ही लिखेंगे, ठीक है। उसको प्लैटिनेट या उसका नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा टेट्रा अमाइन, क्योंकि 4 अमीन है। फिर ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरिडो, उसके अलावा मेटल प्लैटिनम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो कि आएगी 4, और लास्ट में आ जाएगा सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर 2 शो टेट्रागोनल डिस्टोर्शन। तो जो भी कॉपर अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अगर हम उसके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वहाँ पे हमें डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलती है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है ना बेटा, ये एक्सप्लेन किसने करी थी, जैन टेलर ने। तो बेसिकली ये इसको हम जैन टेलर इफेक्ट बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर 2 शो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन किस वजह से, जैन टेलर की वजह से। कॉपर की अगर हम +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो क्या होती है, 3d9। इन अ स्टैंडर्ड रेगुलर ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिटिंग इज रिटन एज T2g में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Eg में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस लीव्स द हायर एनर्जी Eg ऑर्बिटल एसिमेट्रिकल। अब अगर Eg के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब वो बेटा 2 ऑर्बिटल्स है, वहां पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक होता है x² - y² वाला और एक ऑर्बिटल होता है z² वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, किधर आएगा, किधर आएगा, किधर आएगा, तो ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो वहां पे क्या होगा, उसमें ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन होगी और उसकी सिमेट्री जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं टेट्रागोनल डिस्टोर्शन। नेक्स्ट है, अगेन नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, नाम लिखना है। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो नाइट्रोसाइल फेरेट 2। तो पोटेशियम मतलब K4, ठीक है। फिर हेक्सासाइनिडो का मतलब साइनिडो मीन 6 और साइनिडो मीन CN, हेक्सा मीन 6, तो 6 CN है। नाइट्रोसाइल मतलब NO है, और फेरेट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, Fe, ठीक है। उसी तरह पेंटा अमीन एक्वा कोबाल्ट क्लोरिडो। पेंटा मीन्स 5, अमीन मतलब NH3, तो 5 अमीन है। एक्वा मीन्स वाटर, कोबाल्ट यहाँ पे आ गया, और क्लोराइड, तो क्लोराइड आ गया इधर। अब बेटा इसमें हमें कहीं पे भी नहीं बताया हुआ था कि जो क्लोराइड है वो Cl3 होना चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से। हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है 3, तो मतलब कोबाल्ट कितना हो गया बेटा, 3। उसके अलावा NH3 होता है 0, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। तो ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है, +3। दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, अगर इसके ऊपर +3 है तो यहाँ जो एनायनिक जो नेगेटिव पार्ट होगा उस पर भी कितना चार्ज होना चाहिए, -3। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, Cl3। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, गिव द नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट्स हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 4s1 3d10 5s2 3d10। तो इसके लिए तो आपको सीरीज याद होंगी तभी आप कर सकते हो, कि मैंगनीज होता है 4s2 3d5, कॉपर होता है 4s1 3d10, और कैडमियम होता है 5s2
4D10। तो उसके लिए बेटा आपको 3D 4D 5D सीरीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ एंड Zn2+। अगेन मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी हेल्प करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी हेल्प करेगी, उसके अलावा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर, डी ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कलर्ड है या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों पर हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं Fe की, Fe का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 26। 26 का मतलब आर्गन तक होते हैं 18, तो हमने लिखा आर्गन 4s2, ये हो गई 20। अब कितना आया 3d6। अगर यहाँ पे Fe2+ है तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे 4s2 से, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई Ar, सॉरी 3d6 मतलब कि Ar और 3d6। ठीक है, उसी तरह जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, अगर तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है Ar 4s2 3d10। ठीक है, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो यहाँ से जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी Ar और 3d10। ठीक है जी, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो दोनों के लिए बेटा पहले आपको उनके फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे हमें दिया हुआ है Fe OH2 6+2। तो Fe की अगर मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो मैंने उसको ले लिया X। OH2 का मतलब बेटा H2O ही होता है, और H2O वाटर या जिसको हम एक्वा बोलते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0। तो मतलब ये हो गया 0 प्लस 0 इज इक्वल टू +2। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई 2, विच मीन्स जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली, तो वो होता है आर्गन, फिर 4s2 3d6। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहाँ से लूज करेगा 4s से, तो अब इसके पास कितने बचे 3d6। ठीक है, लिगेंड फील्ड टाइप की बात करें तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अब अगर हमें कैलकुलेट करना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला होता है -0.4 इंटू T2g प्लस 0.6 इंटू EG, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन EG में उसको। तो अगर हम यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखें या इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखें, तो बेटा T2g के अंदर इसके आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 0.4 इंटू 4। उसके अलावा EG के अंदर इसके आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इसके पास 3d6 है ना। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं T2g में, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं EG में, और इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -0। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमने पहले दिसंबर वाले पेपर में भी करा हुआ, जिसमें होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2, वेयर n क्या है, n रेफर्स टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बेटा 4, तो उसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट है मेंशन द आइसोमेरिज्म डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग पेयर्स। अगर आप इन दोनों का फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे ये कोबाल्ट है, ऑक्सीजन है, NH2 है, NH3 4 है। यहाँ पे भी कोबाल्ट है, ऑक्सीजन है, NH2 है, NH3 4 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन आ गया। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल में मेल फर्क देखो ना बेटा, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl2 है, टोटल क्लोरीन 4 है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें ये Cl2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब 2 क्लोरीन जो है वो अंदर आ गए, 2 बाहर है 2 अंदर है फर्स्ट वाले में। लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इनकी, जो अंदर वाले क्लोरीन है उनकी अरेंजमेंट जो होगी वो चेंज होगी, एक इधर अरेंज आ गया और एक इधर अरेंज आ गया। तो जहाँ पे हमें पोजिशन में चेंज दिखेगा वो हो जाएगा बेटा क्या, पोजिशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, द टू स्ट्रक्चर शो डिफरेंट स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी अक्रॉस द ब्रिजिंग ग्रुप्स, तो इसीलिए ये है पोजिशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वाला, अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल देखो तो ये CH2 NH2 इधर है और ये इधर है, तो सेम साइड पे, और यहाँ पे क्या है ऑपोजिट साइड पे। अगर सेम साइड पे होता है तो हम क्या बोलते हैं सिस, और अगर ऑपोजिट साइड पे होता है तो क्या बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो उन्होंने बोला फर्स्ट स्ट्रक्चर शो आइडेंटिकल डोनर एटम एडजेसेंट टू ईच अदर, तो वो अरेंजमेंट है 6 सिस। सेकंड वाले के अंदर वो ऑपोजिट टू ईच अदर अरेंजमेंट, दैट इज ट्रांस। और सिस और ट्रांस अरेंजमेंट बेसिकली किस में होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द टू सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वेयर व्हाट आर द टू सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई आर दे प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल। दो सीरीज है बेटा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की, जिसको हम कॉमनली लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं। जो लैंथेनाइड होता है वो 58 एलिमेंट नंबर से लेकर 71 तक होता है, दैट इज सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक। एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो 90 से लेकर 103 तक होते हैं, जिनकी सबशेल है 5f फिल हो रही होती है, और इससे पहले वाले जो लैंथेनॉइड्स है उनकी 4f फिल हो रही होती है।
ठीक है। अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियोडिक टेबल में बेटा ये ग्रुप 3 में है। पीरियोडिक टेबल अगर आपको पता हो इस टाइप का कुछ होता है, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ग्रुप 3। ठीक है, तो ये फॉर्मली बिलोंग करते हैं यहाँ से ग्रुप 3 से। लैंथेनॉइड बिलोंग टू 6th पीरियड एंड एक्टिनॉइड बिलोंग टू 7th पीरियड। यहाँ से इनका ग्रुप नंबर 3 होगा और यहाँ से जो पीरियड नंबर होगा लैंथेनॉइड का 6 और एक्टिनॉइड का 7। ठीक है, टू कीप द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बिकमिंग टू वाइड, इनको हमने सेपरेटली नीचे हॉरिजॉन्टल रोज में इनके नाम लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ द डायग्राम, स्प्लिटिंग डायग्राम बनानी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। लेकिन अब आपको स्प्लिटिंग याद रखना टेट्राहेड्रल फील्ड में भी होती है, ऑक्टाहेड्रल में भी। पहले हमारे पास जो भी मेटल है वो उसकी एनर्जी जो है बेटा वो इंक्रीज होगी, ठीक है, जब भी वो लिगेंड के साथ बाइंड करने वाला है। और क्रिस्टल फील्ड के टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल केस में वो स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग जब होती है तो बेटा डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 एक तरफ चले जाते हैं और 2 एक तरफ चले जाते हैं। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, 3 ऊपर चले जाएंगे, दैट इज एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0.4 इंटू डेल्टा T2। T2 मतलब कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे हमारे पास है Eg वाले इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 d ऑर्बिटल्स हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी एनर्जी होती है 0.6 इंटू डेल्टा टी, और ऊपर वाले की होती है 0.4 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर आपको टेट्राहेड्रल का आया तो आपको ऑक्टाहेड्रल का भी पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले वो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, फिर वो थोड़ा सा उसने एनर्जी गेन करी जब उसके आसपास लिगेंड आए, और फिर उसके बाद स्प्लिटिंग हो गई, तो ऊपर 3 ऑर्बिटल चले गए और नीचे 2 ऑर्बिटल आ गए। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है दैट इज डेल्टा टी। ये स्प्लिटिंग अगर बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर टेट्राहेड्रल में आए हो सकता है वो आपसे ऑक्टाहेड्रल में पूछ ले। ये हमारा ग्राउंड स्टेट में एलिमेंट है, एक साइट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन आपस में जंप करने लग सकते हैं। उसके बाद जब क्रिस्टल फील्ड की प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो रिवर्स हो रहा है बेटा, टेट्राहेड्रल के अंदर जो Eg था वो नीचे था और T2G ऊपर था, इसमें Eg ऊपर है और T2G नीचे। ठीक है, सो ये था बेटा हमारा पार्ट 1 का वीडियो। पार्ट ए जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो कवर करा है। आई विल ट्राई कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारा फटाफट से खत्म हो जाए, सो दैट हम फिर मैक्सिमम पेपर्स का सीधा पार्ट बी पिक करेंगे। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन टेल मी कि आपको पार्ट ए ज़्यादा इजी लगता है या पार्ट बी ज़्यादा इजी लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।